Dear students, Assalamu alaikum. The topic of our discussion is today atomic and ionic radius and their trends in periodic table. Okay, so first of all, we will discuss the atomic radii. What is atomic radii? The distance between the nucleus and the outermost shell of electrons of an atom and an ion is generally named as atomic radius and ionic radius respectively. चलिए जी, सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वैलेंस शेल न्यूक्लियस का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनसे जो डिस्टेंस होता है उसको हम सिंपली एटॉमिक रेडियाई कहते हैं अगर वो एटम की हम डिस्कस करें। अगर हम एक आयन की न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस की बात करें तो वो होगी आयोनिक रेडियाई। यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे होते हैं तो इस चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है हम कहते हैं कि दे आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स, फिक्स ऑर्बिट्स। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑर्बिट में नहीं बल्कि ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऑर्बिटल में जैसे कि हमें ऑर्बिटल के कंसेप्ट के बारे में भी पता है कि the probability of finding electron where the probability of finding electron is maximum, so उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। सो जहाँ जहाँ ऑर्बिटल होगा हमारे पास वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो देयर आर नो फिक्स बाउंड्रीज कि हमारे पास कोई फिक्स ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। जहाँ जहाँ तक जो है हमारा ऑर्बिटल है या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपको नजर आएगी उस एरिया तक जो है वहाँ हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस मौजूद होगा। सो एटॉमिक रेडियस का एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया कि एटॉमिक रेडियस फिक्स नहीं होता बल्कि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो एटम है वो कौन से एनवायरनमेंट में मौजूद है या उसकी विसिनिटी में कौन से एटम्स हैं या किस किस्म की बॉन्डिंग उसमें मौजूद है। सो इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ओके, सो however it is not possible to isolate an individual atom or ion. Hence, the exact position occupied by an electron cannot be defined with a certainty. Okay, so एक बात again clear है कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट ये सिंगली जो है आइसोलेटेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट नहीं करता। यानी आपको एटम जो है कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट जो नोबल गैसेस हैं। ओके, सो इस वजह से एक एटम को अलग से आइसोलेट करके उसका एटॉमिक रेडियाई मालूम करना ऑलमोस्ट जो है इम्पॉसिबल है। सो हम दूसरी प्रोबेबिलिटीज की तरफ जाते हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, उसमें इस कंसेप्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। So the electron cloud surrounding the nucleus is based on the probability. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट है हमारे पास जहाँ पे probability of finding electron is maximum, तो जहाँ पे probability of finding electron maximum होगी हम कहेंगे कि उस एरिया तक हमारा एटॉमिक रेडियाई मौजूद है या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जहाँ तक स्प्रेड है तो वो सारा एटॉमिक रेडियस में कंसीडर होगा। तो इस वजह से इसकी कोई डेफिनेट एजेस मौजूद नहीं है, कोई शार्प एज मौजूद नहीं है या कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ये फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। अब हम इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा माइंड में रखते हैं अगर हम इसको फर्दर सही तरीके से जो है डिफाइन करना चाहेंगे। सो half the distance between two adjacent identical atoms, चाहे वो क्रिस्टल्स हैं या फिर चाहे वो मॉलिक्यूल में है, okay? दो एडजेसेंट एटम्स हमारे पास या दो आइडेंटिकल एटम्स उनके दरमियान या उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जो है उससे हम इसको उसका जो हाफ होगा उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक साइज इज डिटरमाइंड बाय हाउ क्लोजली एन एटम लाइज टू द नेबरिंग एटम। एक चीज तो क्लियर हो गई कि उसके एडजेसेंट या विसिनिटी में जो एटम है उनके न्यूक्लियस के दरमियान का जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि ये जो दो नेबरिंग एटम्स हैं वो कितना करीब है, आया वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है या वो एक दूसरे से काफी दूर है। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने दो केसेस बनाए हैं या पे तीन बनाए हैं, तीनों में आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे के अंदर आप कह सकते हैं मर्ज है और यहाँ पे एक दूसरे से काफी दूर है। तो इन तीनों केसेस में हमारे पास जो रेडियाई है उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि अब इस केस में हमारे पास ये जो दो एटम्स दिखाए हैं ये नॉन मेटल्स है। ओके,
हाइड्रोजन के केस में बात की गई है, बॉन्डेड नॉन मेटल हाइड्रोजन एटम। अब इनका जो रेडियाई है, ये टोटल जो है 74 ppm है इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, या फिर हम इसको बॉन्ड लेंथ भी दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। अब इसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो बनता है 37 ppm अगर हम उसको हाफ कर दें। चलिए जी, इस तरह नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं कि बहुत करीब तकरीबन ऑलरेडी एक दूसरे में मर्ज हैं क्योंकि इनके ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं। ओके, सो वो नॉन मेटल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक मेटेलिक बॉन्ड है जैसे कि एक मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम, एक आइसोलेटेड सोडियम एटम फिर उसके साथ दूसरा एटम, सो इनकी सर्फेसेस एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच कर रही हैं। सो एक क्रिस्टल लेटिस में हमारे पास सोडियम करीब करीब मौजूद है। तो अब हम इनका डिस्टेंस देखेंगे कि एक के न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस में ओवरऑल कितना डिस्टेंस है, उसको अगर आप हाफ कर दें। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल कितनी है जी, 372 ppm इनकी टोटल हमारे पास वैल्यू है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक, और अगर हम इसको हाफ कर दें सो 186 ppm वैल्यू बनती है इनके एटॉमिक रेडियाई की। चलिए जी, एटॉमिक रेडियाई को हम अब फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कि मैंने इस केस में आपको बताया है। डिपेंड करता है कि एटम एक दूसरे के कितने क्लोज है, कितनी विसिनिटी में है, तो इस बेस पे हम जो है 3 तरह की एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस कर सकते हैं, एटॉमिक रेडियाई को क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटॉमिक रेडियाई है जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है कोवेलेंट बॉन्ड से सो इस वजह से हम इस एटॉमिक रेडियाई को कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड की कैलकुलेशन से आती है। सो यूजुअली जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास वो हमें कोवेलेंट रेडियाई देते हैं, या कंसेप्ट है वो नॉन मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो नॉन मेटल्स में यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। सो 1/2 the distance between the nuclei of two atoms bonded together by a single covalent bond is called a covalent radii। ठीक है, यानी कि दो हमारे पास एटम है जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ थ्रू बॉन्डेड है, इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ आ रही है, यानी कि एक के न्यूक्लियस और दूसरे के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, अगर आप उसका हाफ ले लें सो इसको हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई, यानी कि एटॉमिक रेडियाई की कौन सी फॉर्म है जी, कोवेलेंट रेडियाई। ओके, सो कोवेलेंट रेडियाई को हम किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं जी, एक्स-रे डायफ्रैक्शन के थ्रू या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट्स जो हैं उनके थ्रू कोवेलेंट रेडियाई को मालूम किया जा सकता है। So they are used to determine the distance between the nuclei of any two neighboring atoms। ये दो टेक्निक्स यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 ppm। ओके, अब हम यहाँ पे केस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है दो, एक क्लोराइड और दूसरा क्लोराइड, और इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो जी है 198 ppm। ओके, सो अगर हम इसका हाफ ले लें और ये हाफ बन जाएगा 99 ppm, यानी कि एक का एटॉमिक रेडियस हमारे पास बन गया 99 और दूसरे का भी 99। सो हम क्लोराइड का कह सकते हैं या क्लोरीन का 99 ppm हमारे पास जो है उसका एटॉमिक रेडियाई है। इन जनरल फॉर द होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनकी टाइप क्या होती है A2, यानी कि हम ले सकते हैं Br2, H2, Cl2, F2, सारे के सारे इस जनरल कैटेगरी में आते हैं। Linked by a single covalent bond, the covalent radius of the atom A is given by this relationship। So कोई भी हमारे पास इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है नॉन मेटल डाइएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी एटॉमिक रेडियाई को मालूम करने के लिए। तो जितना इसकी बॉन्ड लेंथ आएगी हमारे पास उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाफ। सो ये हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में या कोवेलेंट रेडियाई के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए इज internucleus distance of the A2 molecule, also known as bond length। फर्दर इसी चीज को हम यू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अब कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा होमोन्यूक्लियर में हो। ओके, ये हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर में भी हो सकता है, जैसे कि AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इनमें भी तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में spectroscopic studies reveal that in case of the heteronuclear diatomic molecule, AB length of the bond is shorter than the sum of the covalent radii of the individual atom। जैसे कि हमने ऊपर होमोन्यूक्लियर के केस में डिस्कस किया था कि अगर हम उनके एटॉमिक रेडियाई
रेडियाई को ऐड कर लें, सो वो उनके बॉन्ड लेंथ के बराबर होगा। अच्छा, अगर यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं हेटेरोन्यूक्लियर पर, हम कहते हैं कि हमारे पास ए का एक एटॉमिक डिस्टेंस है और एटॉमिक रेडियाई है, बी की अपनी एक अलग एटॉमिक रेडियाई है। अगर हम इन दोनों को ऐड अप कर लें, सो थियोरेटिकली इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो इन दोनों के एटॉमिक रेडियाई के सम के बराबर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इतना नहीं, ऐसा नहीं होता। इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इनके एटॉमिक रेडियाई के सम से हमेशा कम होता है। इसकी रीज़न क्या है कि हमेशा जब AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, सो उसमें आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा और एक दूसरा जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा जो है वो खींच रहा होता है। सो इस पोलराइजेशन के इफेक्ट की वजह से जो है ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एडिशन का भी इजाफा हो जाए, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है एक इजाफी अट्रैक्शन भी इसमें ऐड कर रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के अलावा एक इजाफी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी या पुल भी डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्डेड न्यूक्लियाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ जाते हैं। सो उसी बेस पे जैसे कि हमारे पास होमोन्यूक्लियर के लिए एक फार्मूला था, हम हेटेरोन्यूक्लियर के लिए एक दूसरा फार्मूला जो है सेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो ए बी मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है ए बी जो दो डिफरेंट एटम है उसमें, अगर हम उसकी बॉन्ड लेंथ को मालूम करना चाहें, सो उसकी बॉन्ड लेंथ किस चीज़ के बराबर है जी? उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारे पास एटम ए उसके रेडियस प्लस एटम बी के रेडियस, इनके सम माइनस इसमें 0.09 का फैक्टर माइनस कर लें, और ये जो है वो काई ऑफ ए माइनस काई ऑफ बी। काई क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी, यानी कि हम इनके एटॉमिक रेडियाई के साथ इसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी इंक्लूड करेंगे। सो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ होगी अब वो रियल बॉन्ड लेंथ के इंतहाई करीब होगी। So where RA and RB are the normal covalent radii of the atom A and B respectively, and chi A and chi B are the electronegativity of atom A and B respectively. So इसको हम फर्दर अगर मॉडिफाई करना चाहें, हमारे पास इसकी मॉडिफाई फॉर्म U आएगी। सेम है फार्मूला, सिर्फ इसमें इस फैक्टर को चेंज कर लिया है, 0.09 की बजाय 0.07, और यहाँ पे हमने ओवरऑल इसका जो है वो पावर 2 लिया है। ओके जी, सो कोवेलेंट रेडियाई को फर्दर अब हम तीन तरीके से कैटेगराइज या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ बॉन्ड है, लेकिन शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर, शेयरिंग ऑफ डबल पेयर एंड शेयरिंग ऑफ ट्रिपल पेयर। इसकी वजह से हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड बनते हैं, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो उसकी बेस पे जो रेडियाई होगी वो भी तीन तरह की होगी। सो कि सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई। ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है या उसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो ज़्यादा होगी, इसके मुकाबले में डबल की कम होगी, और ट्रिपल का चूँकि बॉन्ड लेंथ भी कम होता है, इस वजह से इसकी जो कोवेलेंट रेडियाई है वो भी कम होगी। अब इसका कंपैरिजन आप यूँ कर सकते हैं कि बोरॉन का, कार्बन का और नाइट्रोजन का, जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड मौजूद हैं, एक क्लियर कट हमें कंपैरिजन दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पहले हम देखते हैं बोरॉन का। सो बोरॉन में जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब होता है, सो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो 82 है, लेकिन डबल बॉन्ड होने से इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो 76 हो गई, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 68 हो गई। यही रूल बाकी नाइट्रोजन और कार्बन में भी अप्लाई हो रहा है। सो ट्रिपल बॉन्ड इज शॉर्टर देन इट्स नॉर्मल कोवेलेंट रेडियाई विच इज डिटरमाइंड फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड। अब इसकी रीजन बिल्कुल क्लियर कट है कि हमारे पास जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में जो है सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, जबकि डबल में जो है सिग्मा बॉन्ड के अलावा एक पाई बॉन्ड भी मौजूद होता है, और जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें दो पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। जाहिर बात है कि रेडियाई एक दूसरे के या एटम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इनका जो एटॉमिक बॉन्ड लेंथ है वो भी काफ़ी शॉर्ट होती है, और हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ का जो हाफ है उसको हम एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई कह सकते हैं। सो इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड में इनकी जो कोवेलेंट रेडियाई होती है वो और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में। तो ये तीन टाइप्स हो गई हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। अब फर्दर जो है
टाइप देखते हैं एटॉमिक रेडियाई की। कोवेलेंट को हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी जिसको हम कहते हैं वंडर वॉल रेडियाई। तो वंडर वॉल रेडियाई जो है जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में हमने एक कोवेलेंट रेडियाई को डिस्कस कर लिया है। अब नॉन मेटल ही की दूसरी उसको हम डिस्कस करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं मोस्टली हम इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, और कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम कहते हैं वंडर वॉल रेडियस। ओके, सो डिफाइन अगर हम इसको करेंगे as one half of the distance between the nuclei of the two non-bonded, okay, क्या मीन है चीज नॉन बॉन्डेड एंड आइडेंटिकल नेबरिंग एटम्स ऑफ द टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट। हमारे पास दो नेबरिंग न्यूक्लियाई है जो कि नॉन बॉन्डेड है, उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, ना कोवेलेंट ना तो आयोनिक ना तो मेटेलिक। ओके, सो इनके जो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस है अगर आप उसका हाफ ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे वंडर वॉल रेडियाई, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर दो नेबरिंग एटम्स के दरमियान जो है जब वंडर वॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, सो इस अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है अगर हम उसका हाफ ले लें सो रेडियाई कहलाएगी वंडर वॉल रेडियाई। Okay, since this radius corresponds to the van der Waals forces of attraction between the molecule, its magnitude is always greater than that of covalent radius. Okay, इसका रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा। सो क्यों ज़्यादा होगा? मेरे ख्याल से इसको बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हम इसको किसी भी एटम पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ओके, सो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ये H2। ओके, अच्छा, सो H2 में अब यहाँ पे देख ले क्या है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसकी जो हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग जो रेडियाई होगी वो क्या होगी, वो होगी कोवेलेंट रेडियाई। ठीक है, उसकी वैल्यू अज्यूम की गई है या वो है 37 ppm। ठीक है, इसके मुकाबले में हाँ जी, इस केस में भी क्या होगी, उसकी वैल्यू 37 ppm ही होगी। अच्छा, सो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल, अब इनका जरा डिस्टेंस देख लें। इनका जो डिस्टेंस है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ठीक है, या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अगर आप उसका हाफ ले लें, ये इसकी हाफ की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास 120 प्लस 120 होगा, उसका सम होगा, लेकिन अगर हम उसका हाफ ले लें तो उसकी वैल्यू आएगी 120 ppm। सो 120 ppm क्या है, हाइड्रोजन की वॉन डेर वाल रेडियाई है, लेकिन इसके मुकाबले में उसकी कोवेलेंट रेडियाई कितनी है जी, 37। सो यहाँ पे कुछ गैसेस, नॉन मेटल गैसेस हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूलर, सो इनके जो एटॉमिक रेडियाई, सॉरी इनकी जो वॉन डेर वाल रेडियाई है उसको डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की 150 है, ऑक्सीजन की 140, इस तरह सबकी कंपेयर की जा सकती है। नेक्स्ट टाइप जो है, या हम कह सकते हैं लास्ट टाइप जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियाई की, वो है मेटालिक रेडियाई। तो बिल्कुल ऑब्वियस, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, ये रेडियाई सिर्फ और सिर्फ हम मेटल्स में ही ढूंढ सकते हैं, या जो हमारे पास मेटल्स हैं उनमें ही ये रेडियाई एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, क्योंकि मेटल्स में एटम एक दूसरे के जो है बहुत करीब करीब होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और हम इनको जो है वो एज अ स्फीयर एज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो क्लोज हमारे पास एक जो मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस बनता है, इसमें ये जो मेटेलिक रेडियाई मेटेलिक एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ साथ क्लोजली पैक्ड है एज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब हम इनके जो रेडियाई है वो किस तरह मालूम करेंगे जी, मेटेलिक जो फोर्सेस उनमें एग्जिस्ट करती हैं, सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से हम मालूम करेंगे। सो इन केस ऑफ मेटल्स द कोवेलेंट रेडियाई इज नॉट कंसीडर्ड। जाहिर बात है मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, तो इस वजह से उनकी कोवेलेंट रेडियाई को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि मेटल्स में किस चीज़ की रेडियाई, कौन सी रेडियाई कंसीडर की जाती है जी, मेटेलिक रेडियाई। अच्छा जी, लेकिन ये दोनों फॉर्म किस चीज़ की हैं, एटॉमिक रेडियाई की ही कैटेगरी हैं। ओके, उसकी डिफरेंट फॉर्म है। द रेडियस ऑफ द metallic atom is determined from the atomic volume of the metallic phase। इनके एटॉमिक वॉल्यूम से, यानी कि जो इनका एटॉमिक वॉल्यूम टोटल आ रहा होता है मेटेलिक फेज में या सॉलिड फेज हम कह सकते हैं, विच आर डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग बाय देयर एटॉमिक मास बाय देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटी। जब हम इनके एटॉमिक मास को इनके मास को डिवाइड करते हैं इनकी डेंसिटी पे, तो हमारे पास टोटल इनका वॉल्यूम आ जाएगा मेटेलिक फेज में। सो उस
की वैल्यू से जो है हम डिटरमाइन कर सकते हैं इनके मेटेलिक रेडियाई को। Okay, so the metallic radii are also smaller than the van der Waal radii because the metallic bond are stronger than the van der Waal radii. So comparison फिर से अगर हम करना चाहें, हम देखना चाहें कि जी सोडियम की जो मेटेलिक रेडियाई है वो कितनी है और सोडियम की जो van der Waal रेडियाई है उसमें आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। मेटेलिक रेडियाई इसकी जो है वो स्मॉल होगी और van der Waal रेडियाई जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे कुछ मेटेलिक रेडियाई वैल्यूज दी हुई हैं एलिमेंट्स की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेकंड पीरियड है पूरा, लिथियम है 155 है, बेरिलियम 112 है, फिर बोरॉन, और इस तरह होते होते हमारे पास कम होती जा रही है। नेक्स्ट पीरियड में भी देख सकते हैं 190, 160, 143 एक्सेट्रा। आगे जाएंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब हम आगे यहाँ पे इनके ट्रेंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स यूजुअली जो मेटेलिक या एटॉमिक रेडियाई है उसका ट्रेंड किस तरह होगा कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो होता है इंक्रीज, ठीक है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव कर रहे होते हैं सो एटॉमिक रेडियस जो है वो हमेशा ही डिक्रीज होता है। ओके, सो अब हम इस ट्रेंड को क्लियरली डिस्कस करते हैं। पहले हम पीरियड में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो पीरियड में किस तरह का ट्रेंड है कि इन जनरल देयर इज अ डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में जब हम जाते हैं सो हमारे पास रेडियाई डिक्रीज हो रही है। अब फैक्टर इसका क्या है या रीजन इसका क्या है? क्लियर कट रीजन है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे होते हैं जैसे कि मैं डिस्कस करूंगी सोडियम, ठीक है जी। इसके 3 शेल होते हैं, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है मैग्नीशियम, उसमें भी 3 शेल है लेकिन लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे 12 प्रोटॉन है। अगले एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन है और बाहर जो है वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज नोट करें कि इन सब में ही जो थर्ड शेल है उसी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। सोडियम के वैलेंस शेल या थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का तो इजाफा होता जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं। ओके, बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट या अगला शेल ऐड नहीं हो रहा। सो इस वजह से प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से और डिस्टेंस सेम होने की वजह से इनका आउटर इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा और इस वजह से पीरियड में हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जो है वो श्रिंक कर दी जाएगी। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो रहा है सक्सेसिवली। ओके, लेकिन प्रिंसिपल जो हमारे पास क्वांटम नंबर है यानी कि n का नंबर वो सेम है। n का नंबर अगर 3 है इसमें तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और पूरे पीरियड में सेम ही रहता है। Okay, so because the electron are in the same energy level, there is no shield from the increased pull of the nucleus. Okay, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं लेकिन अंदर कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट या शेल इजाफा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड इंक्रीज हो रहा है। Okay, the result is that the increased nuclear charge pull the outermost electron closer to the nucleus. इस ट्रेंड को आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्लियरली आप देख सकते हैं कि रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड पीरियड में देखें इसमें भी आपको यही चीज नजर आएगी। रीजन क्लियरली हमने डिस्कस कर लिए हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस जो है क्योंकि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक ही शेल में वो इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, इस वजह से जो साइज है एटम का वो श्रिंक होता जा रहा है। तो ये हमारे पास डिस्कस हो गया है पीरियड में ट्रेंड। अब हम ग्रुप में ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। ग्रुप में जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अपोजिट है पीरियड का। तो अगर पीरियड में डिक्रीज हो रहा है सो ग्रुप में जो हमारे पास रेडियाई है डाउन या टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। सो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई इसका रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज तो हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें हर नेक्स्ट पीरियड में, मतलब एक ही ग्रुप में हर नेक्स्ट पीरियड या हर नेक्स्ट एलिमेंट में
हमारे पास एक शेल का इजाफा हो जाता है। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, एक ही शेल है उसमें, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। फिर अगर हम लिथियम की बात करें, उसके दो शेल हैं, वैलेंस शेल में फिर एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद सोडियम, सोडियम के तीन शेल हैं, इलेक्ट्रॉन सेम है 1। ओके, अंदर न्यूक्लियर चार्ज का भी इजाफा हो रहा है, लेकिन चूंकि एक पूरा शेल जो है इजाफी तौर पर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से अंदर के प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज का बाहर के इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ रहा है। सो एज अ रिजल्ट उसका होल्ड जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज होती जा रही है सक्सेसिवली, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे। So moving down a group, the outermost orbital increases in size along with the increasing principal number, क्योंकि हमारे पास यहाँ principal quantum number 1 है, यहाँ जो है 2 है, यहाँ 3 है, इस तरह so on, जब जैसे जैसे increase करेंगे उतना ही principal quantum number भी साथ साथ increase करेगा। तो एज अ रिजल्ट इसमें शील्डिंग बढ़ रही है, हर नई शेल के इजाफे के साथ जो है हम कहते हैं कि एक शील्ड का इजाफा हो गया है। हम शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, यानी कि अंदर के जो फील्ड शेल्स होते हैं उसको कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। तो ग्रुप के ट्रेंड को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, हाइड्रोजन का सबसे कम है, फिर लिथियम का ज़्यादा है, सोडियम का उससे ज़्यादा है, और सीजियम तक आते आते देखिए हमारे पास साइज सबसे ज़्यादा होंगे। यही चीज़ हम किसी दूसरे ग्रुप में भी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जाएंगे सो रेडियाई जो है वो बढ़ती जाएगी। आपके लिए कुछ प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है कि इनमें आपने बताना है कि किस एटम की एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम है और किसकी ज़्यादा है। मैग्नीशियम एंड स्ट्रॉन्शियम में किसकी कम ज़्यादा है, स्ट्रॉन्शियम और स्टेनस में, जर्मीनियम स्टेनस में, और जर्मीनियम ब्रोमीन में, क्रोमियम और वनीडियम सोल्यूबल फेरियम। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आयोनिक रेडियाई। जैसे कि एटॉमिक रेडियाई थी उसमें एटम का जिक्र था, आयोनिक रेडियाई में फ़र्क सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हम आयंस को डिस्कस करेंगे। और हमें पता है हमारे पास आयंस जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक आयन जो है कैटाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा आयन एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटाइन कैसे बनता है जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जबकि एनायन कैसे बनता है जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। So the radii of an ion correspond to ionic radii। जब हम एक आयन की रेडियाई को डिस्कस करेंगे सो उसको एटॉमिक के बजाय आयोनिक रेडियाई कहा जाता है। ओके, बिल्कुल सेम एटॉमिक रेडियाई ही की तरह आयोनिक रेडियाई इज आल्सो डिफाइंड in the same way as the distance from the nucleus to the anion up to the point where the nucleus has influence on the electron cloud। जहाँ जहाँ तक उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उस पे न्यूक्लियस का होल्ड या इन्फ्लुएंस है, ये न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड पे जहाँ तक इन्फ्लुएंस है या होल्ड है या अट्रैक्शन है, उसको हम कहते हैं आयोनिक रेडियाई। चूंकि ये एक आयंस की डिस्कस कर रहे हैं सो आयोनिक रेडियाई। ओके, सो हम इसको किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, आयोनिक रेडियाई आर डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सरे मेजरमेंट, एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस, जैसे कि हम एटम्स की कर रहे थे, यहाँ पे भी सेम मेथड अप्लाई होगा। So distance between the nuclei of the two ion is determined and is taken as sum of the radii of the two ions। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास आयन से हमेशा जो है जी आयोनिक बॉन्ड बनता है। सो अगर हम यहाँ पे आयोनिक दो आयंस के का जो दरमियानी डिस्टेंस है, या जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ उसकी, वो किस चीज़ के बराबर होगी, वो कैटाइन और एनाइन की जो कैटाइनिक रेडियाई और एनाइनिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई है उनके सम के इक्वल होगी हमेशा। सो डिस्टेंस ऑफ ए B is internucleus distance between the nucleus of the cation and nucleus of the anion, and radius of cation and radius of anion are the radii of cation and anion respectively। आयोनिक रेडियाई जो है अब दो टाइप की होगी। ज़ाहिर बात है, हमने डिस्कस किया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है हमारे पास कैटाइन बनता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनाइन बनता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ कैटाइन। सो कैटाइन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ one or more electron। Okay, sometimes it result by removal of whole outermost shell। For example, अगर हम सोडियम की बात करें, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। सो सोडियम जो है
एटम से कन्वर्ट हो जाता है सोडियम आयन में। ओके, सो अब होता क्या है कि इसका वैलेंस शेल जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है हटने से पूरा शेल ही गायब हो गया है। सो अब इसकी जो एटॉमिक सॉरी आयोनिक रेडियाई है बिल्कुल वो डिक्रीज हो गई है, और पहले वो यहाँ तक थी तो अब वो काफ़ी डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब है कि केटाइन की रेडियाई एटॉमिक रेडियाई से हमेशा ही डिक्रीज होगी। केटाइनिक रेडियाई, एक बात याद रखने की है, केटाइनिक रेडियाई, क्योंकि उसमें या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी अगर लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल हम किसी और मेटल को डिस्कस कर लेते हैं, उसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, सो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का केस है, अंदर 13 प्रोटॉन है, बाहर 13 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने होल्ड कौन से करने हैं, वैलेंस शेल में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन्स को। सो एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह जी लॉस हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो अब ये 13 इलेक्ट्रॉन पहले 3 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, अब ये 13 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, तो चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। इस वजह से एल्यूमिनियम के एटम के मुकाबले में एल्यूमिनियम, अगर हम मतलब ये केस ले लें, एल्यूमिनियम +1 चार्ज, इसकी रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह अगर एक और इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल दें, सो 13 इलेक्ट्रॉन अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ओके, सो +2 चार्ज की जो रेडियाई है वो अब और भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें तो ये रेडियाई जो है हमारे पास +3 की बन जाएगी, और बिल्कुल ये पूरा का पूरा शेल ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो ख़त्म हो गए हैं। सो अब हमारे पास एल्यूमिनियम की जो केटानिक रेडियाई है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द electronic cloud is pulled more toward the nucleus, resulting in the decrease of the radii of the cation than the parent atom. For example, अगर हम डिस्कस करें सोडियम की एटॉमिक रेडियाई जो है वो कितनी है, 186 ppm, जो कि हम इसके मेटालिक बॉन्ड से या मेटालिक रेडियाई से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, लेकिन अगर हम इसका वैलेंस शेल, जाहिर बात है एक इलेक्ट्रॉन था वो रिमूव हो जाए तो पूरा वैलेंस शेल ही खत्म हो जाएगा। तो अब सोडियम की जो आयोनिक रेडियाई है वो 95 ppm बन रही है। इस तरह आप दूसरे को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंगनीज की जो एटॉमिक रेडियाई है 126 है, और जो कैटाइन एनाइनिक रेडियाई है वो 80 है। इस तरह लेड की जो है 140 ppm है, जबकि इसकी कैटाइनिक रेडियाई जो है वो 120 ppm है और 84 ppm। आयरन की भी दी हुई है, देख सकते हैं कि क्लियरली इसमें डिक्रीज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक रेडियाई की दूसरी टाइप, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द एनाइन या एनाइनिक रेडियाई। सो एनाइन कैसे हमारे पास बनता है जी, जैसे कि केटाइन जो था वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, सो एनाइन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे सो हमारे पास जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी बन जाएगी। इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी को हम कहते हैं एनाइन, और इसकी रेडियाई जो है वो एनाइनिक रेडियाई कहलाएगी। सो जैसे कि केटानिक रेडियाई में न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाता था इलेक्ट्रॉन्स के लॉस की वजह से, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही है। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन के वैलेंस शेल में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें एक वैकेंट जगह मौजूद है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चूंकि काफ़ी हाई है, सो ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, पहले अंदर थे 17 प्रोटॉन, जो कि बाहर के वैलेंस शेल में मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है खींच रहे थे, जिसकी वजह से हम इसका एटॉमिक रेडियाई मालूम कर सकते थे या कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अब चूंकि इसमें एक इजाफी इलेक्ट्रॉन आ गया है, सब हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन गया है वैलेंस शेल में -8, और अंदर जो है हमारे पास +17। पहले +17 -7 को खींच रहे थे तो ज़्यादा होल्ड था, अब वही प्रोटॉन सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। सो इस वजह से अब प्रोटॉन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इसकी जो एनाइनिक रेडियाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये तो एक रीज़न हो गया कि प्रोटॉन का होल्ड कम हो जाएगा। दूसरा रीज़न जो है वो इसमें ये आता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी काफ़ी 7 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, जब 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्रोटॉन तो उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से भी इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दो क्लियर कट रीजन है कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन की वजह से एनाइनिक साइज हमारे पास हमेशा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि
क्लोरीन की एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियाई है वो है 100 ppm, लेकिन जब ये आइन में कन्वर्ट होता है क्लोराइड आइन में, सो इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो 180 ppm हो गई है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन की जो है वो 72 है, तो इसके आइन की 133 है। ओके, सो इस तरह बाकी भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रेंड जैसे कि एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड था, इनकी एनायनिक और कैटायनिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई का ट्रेंड भी बिल्कुल सेम होगा कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं हमारे पास एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती है, सो इनकी एनायनिक रेडिया इनकी आयोनिक रेडियाई भी डिक्रीज होगी। In general, as you move left to right across a period, the size of the positive ion gradually decreases. Then the beginning in the group 5A or group 6A, the size of much larger negative ion also gradually decreases. इसको अगर हम आगे डायग्राम में देख लें तो उसमें हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारे पास है एक पीरियड में इनका ट्रेंड। सो पीरियड में चूंकि आप देख सकते हैं कि शुरू में हमारे पास सारे हैं मेटल्स, लिथियम, हम इस केस को डिस्कस कर लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है जी। सो यहाँ तक जैसे जैसे हम जा रहे हैं प्लस चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से जो हमारे पास रेडियाई बन रही है, कैटायनिक रेडियाई, वो भी डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि एटॉमिक ट्रेंड भी इनका सेम है कि पीरियड में हम मूव करेंगे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगी। लेकिन अगलों में आपको क्या नजर आएगा, ये जो ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 ए में उनके मुकाबले में एटॉमिक रेडियाई बढ़ गया, क्योंकि अब फर्क ये है, पहले जो हमने कुछ ग्रुप 4 ग्रुप डिस्कस किए हैं उनमें हम कैटायनिक रेडियाई को डिस्कस कर रहे हैं, केटाइन को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि लास्ट वाले 3 में हम इनके एनाइन को डिस्कस करें, हालांकि ट्रेंड सेम है। अब इसमें अगर आप देखें इसके आगे इसका एनायनिक रेडियाई ज़्यादा है, फिर अगले का कम है, फिर उससे अगले का क्लोरीन का और भी ज़्यादा कम है, यानी कि ट्रेंड सेम फॉलो हो रहा है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सो हमेशा ही हमारे पास चाहे एटॉमिक रेडियाई है चाहे आयोनिक रेडियाई है वो डिक्रीज होगी, चाहे वो केटाइन की रेडियाई है वो भी डिक्रीज हो रही है और एनाइन की रेडियाई भी डिक्रीज होती जा रही है। ग्रुप का ट्रेंड अब हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप में भी जैसे कि हमारे पास एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड था, सेम ट्रेंड होगा कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, सो हमारे पास एक नेक्स्ट शेल का इजाफा हो रहा है, इस वजह से जैसे कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रही थी, सो इनकी जो आयोनिक रेडियाई है वो भी इंक्रीज होगी। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिथियम मतलब सब ने ही एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, +1 की फॉर्म में है, तो लिथियम का सबसे कम है साइज के, मैग्नीशियम सोडियम का है, फिर पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। यही ट्रेंड आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में फॉलो होता नजर आएगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इनके कैटाइन या आयोनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। ओके, सो मैंने आपको ऊपर भी कुछ दिया था सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, ये यहाँ पे आपके पास अब है, वहाँ एटम्स थे, अब इनके यहाँ पे आयोनिक रेडियाई के साथ कंपैरिजन है कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन में किसकी रेडियाई लार्जर होगी और किसकी कम होगी। तो ये सारे आयंस जो है आपने डिस्कस करने हैं एक असाइनमेंट, छोटी सी असाइनमेंट के फॉर्म में। आई होप कि आपको टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आई होगी, कोई अगर डिफिकल्टी होगी तो हम उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।